तो ये हमारी 10th क्लास है, 10वीं क्लास है आज। और इसमें जो कुछ भी पढ़ा गया, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर 10 क्लास का हम लोग एक असेसमेंट करेंगे। तो ये जो 10 क्लासेस हैं आज तक की, इन क्लासेस का असेसमेंट करेंगे नेक्स्ट संडे को। नेक्स्ट संडे को हम इन क्लासेस का असेसमेंट करेंगे। आपको पेपर मिलेगा व्हाट्सएप पे, और आप लोगों को क्या करना है, उसमें उन क्वेश्चंस के आंसर लिख करके किसी भी एक पेपर पे आप उनको मुझे व्हाट्सएप कर देंगे मेरे नंबर पे, ना कि ग्रुप पे। तो कम से कम मैं ये समझ पाऊंगा कि मैं आप लोगों को पढ़ाने में कहाँ तक कामयाब हूँ, और आप लोगों का अपना भी एक असेसमेंट हो जाएगा कि हम लोग क्या सीखे हैं, कहाँ तक सीखे हैं। परीक्षा हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का एक अहम पार्ट है। इसलिए व्यक्ति को परीक्षाएं देते रहना चाहिए। तो उससे आप अपनी जो वास्तविकता है उससे परिचित हो जाते हैं, किसी भ्रम में नहीं रहते हैं कि हम लोग कहाँ तक सीख पाए हैं, कितना अचीव कर पाए हैं। एनाटॉमी की हमारी 2-3 क्लासेस अभी और बाकी हैं, छोटी छोटी कुछ। तो आज हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद की क्लास में हम पढ़ेंगे लंग्स मेरिडियन। लंग्स मेरिडियन में आपको, जैसे हमेशा पीपीटी के माध्यम से पढ़ाता हूँ, उस माध्यम से भी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में ओरिजिनल बॉडी पे भी आपको उसकी किस तरीके से है, क्या उसकी लोकेशन रहती है, और फिर कुछ उसके अहम जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स की लोकेशन, और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। होप कि आप लोगों को सारी क्लासेस समझ में आ रही होंगी, और मैं हर क्लास के लास्ट में आप लोगों को टाइम भी देता हूँ 15-20 मिनट का। आपके जितने भी क्वेश्चंस हों उनको पूछने के लिए। क्वेश्चंस आते हैं लेकिन उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। आप लोग अपने क्वेश्चन पूछें, गलत सही कोई मैटर नहीं करता। आप लोग पूछिए, जब तक आप लोग पूछेंगे नहीं तब तक आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या रह जाती है, और बाद में फिर उन पे हम लोग डाउटफुल रहते हैं उन चीज़ों पे, कि पता नहीं कैसा था, क्या था, उस समय पूछ लेते तो अच्छा था, कि नहीं पूछ पाए। अगर आप डायरेक्टली वैसे ऑडियो या वीडियो से नहीं पूछ सकते हैं तो आप उसको मैसेज डाल दीजिए। चैट में आप मैसेज डालेंगे तो मैं हर मैसेज पढ़ता हूँ, पढ़ के मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। हमारी स्क्रीन पे है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। सिस्टम्स लिखा गया क्योंकि दो सिस्टम है, एक मेल का और एक फीमेल का।
आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने जैसा कि आपको पहले भी एक बार बताया था, मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका मैक्सिमम पार्ट बॉडी से बाहर रहता है। और फीमेल का उसकी बॉडी के अंदर। तो ये दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके सामने हैं, मेल ऑर्गन्स एंड फीमेल ऑर्गन्स। आज हम पढ़ेंगे मेल ऑर्गन। नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड आपके सामने है, पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। अब इसमें दो पार्ट आते हैं, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल जो पार्ट्स हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स जो है वो रहते हैं, वो मैं आपको इसमें भी बताता हूँ। एक पिक्चर है आपके सामने। सबसे फर्स्ट में जो है वो है पेनिस। दिस इज द ये है पेनिस। कंप्लीट यहां से लेके यहां तक इरेज कर दो। और पेनिस में जो सबसे आगे का पार्ट है उसको बोलते हैं ग्लांस, द ग्लांस ऑफ पेनिस। पेनिस के दो पार्ट आ गए, पेनिस का ग्लांस आ गया और पीछे आ गया शाफ्ट। जो ये लंबी नली नुमा संरचना है इसको बोलते हैं शाफ्ट। फिर सेक्रोटम। सेक्रोटम जो ये एक थैली नुमा संरचना है, इस थैली नुमा संरचना को बोलते हैं सेक्रोटम। और थैली नुमा संरचना के अंदर दो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। एक तो ये है टेस्टिस और ये ऊपर है इसके इपिडिडाइमिस। ये जो है एक्सटर्नल जो पार्ट्स हैं वो हैं। तो उसमें सबसे पहले हम ये समझें कि मेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये पार्ट्स हैं ये बॉडी से बाहर क्यों हैं, जबकि फीमेल के उसके अंदर हैं।
इसके पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि जो स्पर्म बनते हैं, प्रोडक्शन, जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, उसके लिए जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो सूटेबल नहीं है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए हमें 93.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 98.6 डिग्री से बिलो, कितना, लगभग 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कम चाहिए, या सेल्सियस में लेंगे 34 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की अगर होगा उसमें, तभी उसमें स्पर्म टिक पाएंगे, उसमें अच्छे स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो पाएगा। इसलिए ये जो सिस्टम है मेल का, वो बॉडी से बाहर होता है। इस चीज को आपको अच्छे से समझना है ताकि ये चीजें आपके फ्यूचर में काम आए। और उसके बाद में टेस्टिकल्स और एपिडिडीमस आपको पार्ट्स मैंने बता दिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इंटरनल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स है। इंटरनल ऑर्गन्स में सबसे पहले आएगा वास डिफरेंस। ये एक नलिका, ये वाली, ये देखिए, है ना, ये नलिका, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस, जो कि टेस्टिस से होते हुए इस लोकेशन तक पहुंचती है। इस नलिका से स्पर्म्स जो हैं वो आगे जाते हैं, सीमन जिसको बोल देते हैं, सीमन के थ्रू स्पर्म्स आगे जाते हैं। उसके बाद में सेकंड आता है इजैकुलेटरी डक्ट्स। इजैकुलेटरी जो डक्ट्स हैं वो ये देखिए, ये जो एक डक्ट दिखाई दे रहा है, ये ऊपर से आया वास्ट डिफरेंस, और ये प्रोस्टेट के बाद में इजैकुलेटरी डक्ट्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ में यहाँ से अटैच होती है। सेकंड और थर्ड यूरेथ्रा। हाँ सॉरी, ये एक्चुअली यूरेथ्रा है जो मैंने अभी आपको बताया था। दिस इज यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है। और इजैकुलेटरी जो डक्ट्स हैं वो यहाँ से, इसके पीछे की संरचना में, आगे मैं एक पिक्चर में आपको इसको अच्छे से क्लियरली बता दूंगा। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड के पीछे ये
जो सेमिनल वेसल्स है इसके साथ में अटैच्ड होके इसके पीछे बैक साइड में आती है। सेमिनल वेसल्स मैंने आपको बता दिया अभी, ये है हमारा सेमिनल वेसल्स, दिस इज, और इससे कनेक्टेड है इजैकुलेटरी डक्ट्स। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा मैच्योर पर्सन्स में आफ्टर 45, आफ्टर 50 मेल्स में यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। यूरिन में टाइम लगना, बाद में ड्रॉपिंग होना, ब्लैडर पूरा क्लियर ना हो पाना, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का जब इनलार्जमेंट हो जाता है तो उसकी वजह से ये तमाम दिक्कतें मेल्स में यूरिन से रिलेटेड आती है। बाद में जब एलोपैथी में जाते हैं तो डॉक्टर इसका ऑपरेट करके इसको छोटा कर देते हैं, जो बड़ा हुआ इसका पार्ट है उसको काट देते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ सिक्रीशन देती है, जो अदर जो सिक्रीशन जैसे सेमिनल वेसल्स से जो सिक्रीशन निकल के आते हैं और टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस के थ्रू जो सिक्रीशंस और स्पर्म्स मिल के आते हैं, वो सब मिलके सीमन बनता है, वीर्य जिसको बोल देते हैं, वीर्य बनता है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में इंफेक्शन को रोकने का काम भी करती हैं। अगर कोई इंफेक्शन थ्रू पेनिस इंटरनल ऑर्गन्स में या बॉडी में जाता है तो उसको रोकने का काम भी प्रोस्टेट ग्लैंड करती है। और फिर आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड्स हैं वो ये जो पार्ट है पेनिस का, देखिएगा ये यूरेथ्रा है, यहाँ पे ये यूरेथ्रा यहाँ से शुरू हुआ, इसके पास में इस जगह पे ये ग्लैंड्स होती हैं जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती हैं। ये भी अपना सिक्रेशन देती हैं सीमन में। जो सीमन होता है मेल का, वीर्य जो होता है उसका जो मीडियम होता है वो होता है एल्कलाइन, एल्कलाइन मीडियम होता है। और ये सारे जो सिक्रेशन आते हैं वो सारे के सारे सिक्रेशन एल्कलाइन मीडियम को के लिए आते हैं, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम में ही जो स्पर्म है, जो शुक्राणु होते हैं वो जिंदा रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। इसमें लिखा हुआ है दैट टेस्टिस आर टू स्मॉल ऑर्गन्स दैट आर फाउंड इनसाइड द सेक्रोटम। दो स्मॉल ऑर्गन्स, दो छोटे ऑर्गन्स हैं जो सेक्रोटम, जो मैंने आपको बताया एक थैला जिसमें टेस्टिस रहते हैं, जिसको अंडाशय भी बोल देते हैं। The testes are responsible for making sperm, sperm बनाते हैं, and are also involved in producing a hormone called testosterone। एक हार्मोन जो मेल्स में बनता है टेस्टोस्टेरोन, वो हार्मोन बनाने का काम भी टेस्टिस जो है वो करते हैं। Testosterone is an important hormone during male development and maturation for developing muscles, deepening the voice and growing body hairs। जो मेल्स में प्यूबर्टी एज जब आती है और हेयर ग्रोथ जो बॉडी पे होती है, वो सारे के सारे हेयर ग्रोथ के लिए टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है
वो जैसे मूंछ का आना, दाढ़ी का आना, ये सारी चीजें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे डिपेंड करती हैं। वॉइस का चेंज हो जाना, आवाज का भारी हो जाना और मसल्स की ग्रोथ होना। मसल्स की ग्रोथ, जो लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके मसल्स किस तरीके से होते हैं? वो मसल्स की जो ग्रोथ होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही हो पाती है। फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम पाया जाता है, इसलिए उनके मसल्स की ग्रोथ कम होती है, और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण इसकी ग्रोथ ज्यादा होती है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस में ही स्पर्म बन पाता है। तो ये देखिए, एक संरचना है, इधर ये एक पार्ट लिया गया है, ये वाला टेस्टिस, और इधर इसका आपको पूरा पिक्चर आपके सामने है। ये स्किन, सबसे ऊपर स्किन जिसको बोलते हैं सेक्रोटम, जो एक थैला है। इसके बाद में ये आपका एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, ठीक है। एपिडिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं। ये हेड है, कर दो, इरेज कर दो। ये हेड है एपिडिडाइमस का, और ये बॉडी है, और ये टेल है। ये डक्ट है, डिफरेंट डक्ट, वास डिफरेंस डक्ट। इस डक्ट के थ्रू जो स्पर्म है वो ऊपर जाते हैं। ये एक बीच में आर्टरी दिखाई गई है रेड कलर से, जो ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है टेस्टिस में। और ब्लू कलर से जो आर्टरीज दिखाई गई हैं, ये वेन्स दिखाई गई हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती हैं। इधर ये ल्यूबल्स हैं, जिनमें स्पर्म बनते हैं। ल्यूबल्स में स्पर्म जो हैं वो बनते हैं। एक टेस्टिस में 200 से 300, 200 टू 300 ल्यूबल्स पाए जाते हैं। ये सारे के सारे जो शो किए गए हैं, इससे स्पर्म बन के आगे निकलता है। तो आप टेस्टिस की संरचना को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड। द प्रोस्टेट ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट बिलो द ब्लैडर इन मैन। आदमी में जो उसका यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके जस्ट नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो स्थित होता है, एंड सराउंड्स द टॉप पोर्शन ऑफ द ट्यूब दैट ड्रेन्स यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर यूरिथ्रा। इसका जो टॉप होता है, टॉप पोर्शन, वो ट्यूब होती है जिससे यूरिन निकलता है, उस ट्यूब के पास होता है। द प्रोस्टेट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोड्यूस द फ्लूइड। उनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो एक फ्लूइड का प्रोडक्शन करना होता है, जो कि नरिशमेंट देते हैं और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं स्पर्म का, सेमिनल फ्लूइड का।
जैसे मैंने आपको बताया, सेमिनल फ्लूइड जो सीमन बनता है, उस सीमन में स्पर्म तैरते रहते हैं और वो फ्लूइड जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन उसका यही होता है। अब ये देखिए, ये जो ऊपर की पिक्चर है, ये है आपका प्रोस्टेट, ठीक है। और ये आगे यूरेटर्स, जिनके थ्रू यूरिन ब्लडर में आता है, और ये है यूरिनरी ब्लडर। ये सेमिनल वेसल जो मैंने आपको बताया था, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसके ऊपर पाए जाते हैं लगभग। और ये वो डक्ट हैं, वास्ट डिफरेंस, जिनसे स्पर्म आते हैं यहाँ इस जगह पे, और यहाँ पे सेमिनल वेसल से अपना सिक्रेशन आके इसमें मिल जाता है। आगे फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वो मिल जाता है। ये पीछे जो दिखाई दे रहा है वो है यूरेथ्रा, ठीक। और ये इसका जो साइड का दिखाया गया है, साइड व्यू, उस व्यू में देखिए ये डिफरेंट डक्ट है, वास्ट डिफरेंस, और ये सेमिनल वेसल है, और ये इजेकुलेटरी डक्ट है। ये देखिए इसके अंदर इजेकुलेटरी डक्ट अपने पढ़ रहे थे ना उसमें क्लियर नहीं था इस पिक्चर में। ये साइड से जो साइड व्यू दिखाया गया है, इसमें दिखाई गई है यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर यहाँ पे आके, और ये यूरिथ्रा में मिल जाती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये यूरिथ्रा में मिल जाती है, और यहाँ से इसका जो सिक्रेशन होता है वो आगे निकलता है। नेक्स्ट अब देखिए यूरिथ्रा एंड पेनिस। द पेनिस, एक तो यूरिथ्रा हो गया, यूरिथ्रा आपको पता है जो वो नलिका जिससे यूरिन पास आउट होता है, और ये यूरिनरी ब्लडर से कनेक्टेड होता है, ये वाली संरचना। ये ब्लू लाइन से जो मैं शो कर रहा हूँ, ये यूरिथ्रा है, इसके अंदर पेनिस के अंदर की संरचना, ठीक है। और पेनिस, द पेनिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन रीचिंग इट्स फुल साइज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी की एज होती है उस टाइम में ये अपने पूरे साइज में इसकी ग्रोथ हो जाती है। इन एडिशन टू इट्स सेक्सुअल फंक्शन, द पेनिस एक्ट्स एज ए conduit for urine to leave the body। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो यही रहता है, एक मेन जो सेक्स ऑर्गन है मेल का, और ये एक्शन जो इसका होता है यूरिन को पास आउट करवाने के लिए और सीमन को पास आउट करवाने के लिए एक वे है। पार्ट्स जो हैं पेनिस के, उसमें मैंने आपको सबसे पहले उसमें बता दिया था, ये ग्लांस है और ये शाफ्ट है, शाफ्ट, ठीक है। और उसके बाद में इसके दो जो पार्ट आते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पोंजियस। आपको सिर्फ ये रखना है कि इतने इसके पार्ट्स होते हैं, ज्यादा डीप में ना जाएंगे, सिर्फ पार्ट्स को याद रखेंगे। मेन पार्ट जो है वो ग्लांस है और शाफ्ट है, फिर इसके ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पोंजियस। ये मेल का जो रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन्स हैं उसको आप लोगों ने देखा, इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। नेक्स्ट स्लाइड। ये वो रूट है जिससे स्पर्म यानी सीमन निकल करके लास्ट तक पहुंचता है। तो ये रूट मैं आपको एक बार समझा देता हूं। ये टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमस है, यहां से स्पर्म निकलता है वास्ट डिफरेंस के थ्रू, उनको डिफरेंट डक्ट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। यहां तक ये आ गया वास्ट डिफरेंस। ये सेमिनल वेसल है, यहां से सीमन निकला, और ये इजेकुलेटरी डक्ट जो है इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। यहां से जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके सिक्रेशन निकल के सीमन बनता है, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू ड्यूरिंग द सेक्स ये बाहर निकल जाता है। दिस इज द रूट। ये रूट आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, बड़ा एकदम क्लियर वे में दिखाया गया है इसको। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था एनाटॉमी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको हमने पढ़ा, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी फिजियोलॉजी की, और बाकी जो रही हमारी एनाटॉमी। आपने इस चीज को भी समझा कि मेल्स के जो ऑर्गन्स हैं वो बाहर क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा होने की वजह से उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए वो बॉडी से बाहर रहते हैं। तो आज की एनाटॉमी की क्लास में इतना ही। 5 मिनट के बाद में हम लोग मिलते हैं मेरिडियन पढ़ने के लिए। आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की क्लास के सेकंड सेशन में हम पढ़ेंगे लंग्स मेरिडियन। यस, स्टार्ट।
सर आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, अभी आ रही है क्या? यस सर, अभी आ रही है। ठीक है, मैं इसको रिपीट करता हूँ दोबारा। ओके। लंग्स मेरिडियन जो है वो हमारी बॉडी में मिडल वार्मर से स्टार्ट होती है। मिडल वार्मर से शुरू होने के बाद में ये मेरिडियन पहले नीचे की तरफ जाती है और अपने पेयर्ड ऑर्गन की मेरिडियन लार्ज इंटेस्टाइन में ऑर्गन से कनेक्ट करती है। यहां से कनेक्ट करने के बाद में ये मेरिडियन ऊपर की तरफ जाती है, असेंड करती है और स्टमक और फिश को कनेक्ट करते हुए डायफ्राम के अंदर से, डायफ्राम दिखाया गया है, डायफ्राम के अंदर से क्रॉस करते हुए दोनों लंग्स के बीच में जाती है। यहां पर ये मेरिडियन लंग्स में एंटर करती है, जो कि इसके प्रोटेन ऑर्गन है, प्रोटेनिंग ऑर्गन है। इनसे इनके अंदर एंटर करने के बाद में यहां से ये निकलती है और थ्रोट तक चली जाती है। थ्रोट तक जाने के बाद में यहां से ये मेरिडियन ट्रांसवर्सली क्रॉस करती है यहां तक। ट्रांसवर्सली सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है सर। हेलो हेलो, क्या हाँ, क्या बीच अभी बीच में आवाज आ आपकी रही है मेरी? बीच बीच में ब्रेक हो रही सर। बीच में ब्रेक हो रही है, हो सकता है कोई नेटवर्क का इशू हो। तो जब ये ट्रांसवर्सली क्रॉस करके थ्रोट से, क्या अभी सुनाई दे रहा है मेरा? आवाज आ रही है? हाँ अभी ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। ट्रांसवर्सली क्रॉस करके ये मेरिडियन जो ये मिडलाइन है, इस मिडलाइन से 6 कोनलेटरल फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस में यहां से इमर्ज करती है, मतलब बाहर निकलती है। ये LU1 पॉइंट यहां से फिर ऊपर जाती है LU2 जो नंबर पॉइंट है। ये पॉइंट मिड लाइन से 6 कोनलेटरल और जो हमारा स्कैपुला है उसका यहाँ पे कोराकोइड प्रोसेस होता है, वहां से निकलती है और फिर ये हाथ में, आर्म में, रेडियल साइड से गुजरती है। मैंने आपको बढ़ाया था रेडियल और अल्ना दो बोन होती है हमारी आर्म में। रेडियल साइड से गुजरते हुए एल्बो की जो क्यूबिटल क्रीज है उस क्रीज को क्रॉस करती है और फिर आगे चलते हुए ये मेरिडियन हमारे हाथ में आ जाती है और थंब के, हाथ का जो थंब है, अंगूठा, उसके बाहरी जो कॉर्नर है, नेल बेस होता है,
उस नेल बेस तक पहुंचती है। इससे पहले जो ये पॉइंट है रिस्ट पे LU7 जो आता है, यहां से एक सेपरेट ब्रांच निकलती है जो कि इंडेक्स फिंगर में रेडियल साइड में, इंडेक्स फिंगर में रेडियल साइड में नेल के टिप तक, फिंगर के टिप तक पहुंचती है और वहां पे ये लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन के साथ में लिंक करती है। इसको आप यहां से अच्छे से समझ पाएंगे। ये LU7 और उससे निकल के एक सेपरेट ब्रांच जो है वो इंडेक्स फिंगर के नेल तक पहुंच जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन से लिंक करती है। होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अभी मैं इसका डेमो आपको बॉडी पे देके बताता हूँ। 2 मिनट का टाइम लूंगा। सर फिर से आवाज नहीं आ रही आपकी सर। मैं अभी दोबारा शुरू कर रहा हूँ। 1 मिनट में ओरिजिनल बॉडी पे आपको डेमो देता हूँ। लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये बॉडी है। ट्रिपल वार्मर में डायफ्राम से ऊपर का जो पार्ट है वो अपर वार्मर होता है। डायफ्राम से नेवल नाभि तक का जो पार्ट है सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। हेलो, क्या वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है? क्लियर है, वीडियो क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, क्लियर है सर। ओके आप देन अपना ओके ओके ठीक है ठीक है। ओके ओके, सॉरी सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। मिडिल वार्मर, अपर वार्मर, मिडिल वार्मर एंड लोअर वार्मर। ठीक है। तो जो लंग्स की मेडियल है वो मिडिल वार्मर से स्टार्ट होती है। मिडिल वार्मर से स्टार्ट होकर के ये डाउनवर्ड जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करती है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन लंग्स का प्योर ऑर्गन है। यहां से फिर ये वापस ऊपर उठती है और जो स्टमक, ये हमारा स्टमक है लेफ्ट साइड में, स्टमक के और फिश से कनेक्ट करके और डायफ्राम के अंदर से गुजरते हुए एकदम सेंटर लाइन पे यहाँ लंग्स के बीच में आती है और फिर लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। लंग्स के अंदर एंटर करके फिर ये यहाँ से बाहर निकलती है वापस और ऊपर थ्रोट तक चली जाती है। थ्रोट से ये ट्रांसवर्सली क्रॉस करती है तो इस तरीके से यहाँ पर, जो कि ये क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन है और ये फर्स्ट और सेकंड रिब का जो इंटरकोस्टल स्पेस है उस स्पेस में मिड लाइन से 6 सुन लेते हैं। 6 सुन, 6 सुन, सुन या कुन, जो भी लोग बोलते हैं, टी सुन बोलते हैं। 6 सुन लेटरल दोनों साइड में बायलेटरल, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। यहाँ पे ये मर्ज करती है। फिर यहाँ से 1 सुन ये ऊपर उठेगी और फिर यहाँ से ये मेरिडियन निकलती है हमारी आर्म में। आर्म में तो आर्म की ये रेडियल बोन, ये रेडियल बोन है, जो रेडियल आर्टरी जिसपे हम लोग पल्स चेक करते हैं। थंब साइड की जो बोन है रेडियल बोन इस साइड से निकलती है और ये आगे बढ़ते हुए ये एल्बो की जो क्रीज है, क्यूबिटल क्रीज, इसको क्रॉस करती है
और यहां से चलते हुए लगातार यहां पहुंचती है और यहां से हैंड से ये निकल करके और ये मेरिडियन थंब के जो आउटर कॉर्नर है नेल बेस, इस नेल बेस तक यहाँ तक पहुंच जाती है। यहाँ पे लंग्स की मेरिडियन एंड करती है, लेकिन जो लंग्स की मेरिडियन पे यहाँ पे LU7 पॉइंट होता है, उस LU7 पॉइंट से एक ब्रांच, लंग्स मेरिडियन की एक ब्रांच स्ट्रेट सीधी चली जाती है एकदम इस तरीके से, और सीधे जाकर के इंडेक्स फिंगर में थंब साइड जो नेल बेस है इंडेक्स फिंगर के टिप पे, वहां पे जाकर के ये लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन को लिंक करती है, वहां लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन से लिंक करती है। तो ये इसका पूरा पाथवे, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूं। लंग्स मेरिडियन स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल च्योव से, मिडिल बार्बर से स्टार्ट होती है, गोस डाउनवर्ड नीचे जाती है, कनेक्ट विद द लार्ज इंटेस्टाइन एंड उसके बाद में ये असेंड करती है, असेंड्स एंड द स्टमक और फिश, स्टमक और फिर इसमें से निकल करके और डायफ्राम जो है उसको क्रॉस करती है एंड कनेक्ट विद द लंग्स, इट्स पर्टेनिंग ऑर्गन। इसके जो ऑर्गन है मेन, जो लंग्स और मेरिडियन के लंग्स जो उसके मेन ऑर्गन है उनमें एंटर करती है, एंटर करके फिर ये बाहर निकलती है, गोज अपार्ट और जाती है थ्रोट तक। थ्रोट से ये मेरिडियन ट्रांसवर्सली क्रॉस करती है और चेस्ट की मिड लाइन से 6 सुन लेटरल फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, यहाँ पे ये बॉडी से बाहर निकलती है, फिर ये LU1 LU2 7 सुन ऊपर, और फिर ये साइड से होते हुए आर्म में रेडियल साइड ये डाउनवर्ड जाती है, क्रॉस करती है और यहाँ से ये सीधा थंब का जो लेटरल साइड का कॉर्नर है, नेल बेस है, वहां पे पहुंच जाती है। लेकिन उससे पहले जो LU7 जो पॉइंट है, वहां से इसकी एक सेपरेट ब्रांच निकलती है और इंडेक्स फिंगर जो हमारी है उसमें रेडियल साइड में, इंडेक्स फिंगर में रेडियल साइड जो फर्स्ट मेटाकार्पल सेकंड मेटाकार्पल उसके पास से गुजरती हुई इंडेक्स फिंगर के नेल तक पहुंचती है और यहाँ पे लिंक करती है लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन से। तो क्या आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे, और आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। अभी कुछ पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स पे हम लोग अभी बात करेंगे। ये आपके सामने है LU1। मैंने आपको बताया था ये जो मिडलाइन है, मिडलाइन से 6 सुन लेटरल, 6 सुन लेटरल, ठीक है, और कहां पे फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस का जो लेवल है उससे, और फर्स्ट जो रिब है हमारी
उस रिब के नीचे, यानी फर्स्ट और सेकंड रिब के बीच में, फर्स्ट रिब का जो लोअर है, लोअर पार्ट है, उसके बिलो वहां पे ये LU1 पॉइंट, ये LU1 पॉइंट 6 on lateral from the midline। अभी मैं आपको इसको ओरिजिनल जो आपकी लोकेशन है वो बताता हूं। शेयरिंग बंद कर दो। ये देखिए, ये हमारी क्लेविकल बोन है जिसको बोल देते हैं कॉलर बोन, ठीक है। इसके नीचे फर्स्ट रिब, और फर्स्ट रिब के नीचे यहाँ से 6 सुन फर्स्ट रिब का जो लोअर पार्ट है वहां पे LU1 जो है वो लोकेशन पाई जाती है, ठीक है। और इससे 1 सुन ऊपर, सुन किसका, जिसकी बॉडी का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके थंब के जॉइंट की चौड़ाई, उससे जस्ट 1 सुन अबव यहाँ पे आपको मिलेगा LU2, LU1 और LU2, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट। LU4 की जो लोकेशन है, रेडियल बॉर्डर जो कि मैंने आपको भी पढ़ाया था, ये रेडियल साइड है, ये वाली रेडियल साइड। रेडियल बॉर्डर पे जो हमारा ये मसल है, सर दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है? क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? दिखता है सर। क्लियर है क्या? जी सर, क्लियर है। ठीक, थैंक यू। बाइसेप जो मसल है हमारा, बाइसेप ब्राकी, इस पे 4 सुन बिलो द एंड ऑफ एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, ये जो एंटीरियर साइड का, बाहरी साइड का जो एक्सिलरी फोल्ड होता है बगल का, उससे 4 सुन 4 सुन नीचे, 4 सुन नीचे, और ये जो ट्रांसवर्स क्यूबिटल क्रीज है इससे 5 सुन ऊपर LU4 है, उसकी लोकेशन हमें देखने को मिलती है। अभी इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। ये देखिए, यहां से ये मेरिडियन निकली, ठीक है। तो ये जो इंटीरियर साइड का एक्सिलरी फोल्ड है, ये वाला, इस फोल्ड से 4 सुन, और ये जो क्यूबिटल क्रीज है इससे 5 सुन अबव, इससे तो 4 सुन बिलो, और इससे 5 सुन अबव, यहाँ पे LU4 जो है वो पॉइंट हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को बहुत आसानी से समझ पाएंगे और सर्च कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। LU1 जो कि इसका फर्स्ट पॉइंट है, LU4, ये 2 पॉइंट आप समझ गए होंगे, और ये 2-3 पॉइंट आप देखेंगे तो पूरा का पूरा पाथवे आपको अच्छे से
समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। बेटा एक पॉइंट लास्ट। ये है LU7। LU7 पॉइंट ये रेडियल बोन है हमारी, रेडियल बोन है, और ये है रिस्ट क्रीज। इस रिस्ट क्रीज से 1.5 सुन अबव, 1.5 सुन अबव, और कहां पे? सुपीरियर टू द स्टेलॉइड प्रोसेस। ये जो बोन का ये पार्ट दिखाया गया है, ये है स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस। रेडियल बोन का स्टेलॉइड जो प्रोसेस है, इसके ऊपर यहां पर रिस्ट क्रीज से 1.5 सुन अबव LU7 की लोकेशन आपको जो है वो मिलती है। ये पॉइंट कौन सा है? जहां से लार्ज इंटेस्टाइन से लिंक करने के लिए लंग्स की मेरिडियन की एक ब्रांच जो है वो निकलती है और यहाँ पहुंचती है। और इसको अब हम ओरिजिनल बॉडी पे देखते हैं ये कैसे मिलता है। ये मेरिडियन, ये जो रेडियल साइड है, यहां से यूं चलते हुए यहां तक पहुंच गई। ठीक है, ये जो बोनी प्रोमिनेंस है, ये रेडियल साइड है, ये रेडियल बोन है, और रेडियल बोन का ये है स्टेलॉइड प्रोसेस, और ये है रिस्ट क्रीज। रिस्ट क्रीज से 1.5 1.5 सुन अबव स्टेलॉइड प्रोसेस है, इसका जो सुपीरियर कॉर्नर है यहाँ पर LU7 मिलता है। तो आप देखिएगा ये जो स्टेलॉइड प्रोसेस है, मैं मेरे हाथ में आपको बताता हूँ और अच्छे से, ये स्टेलॉइड प्रोसेस है, और इसके ऊपर यहाँ पे LU7 की लोकेशन इस जगह पे नहीं, साइड में आएगी, और यहाँ से फिर एक ब्रांच लंग्स मेरिडियन की निकल जाती है लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन को कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से समझ गए होंगे। कर दीजिए। अब हम बात करते हैं इन पॉइंट्स के यूजेस, इफेक्ट्स की। LU1 जो पॉइंट है, ये फ्रंट शो पॉइंट है लंग्स का। तो लंग्स के किसी भी तरह के फंक्शन और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में इसे हम यूज करते हैं। किसी भी तरह के लंग्स के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रॉब्लम में हम इसको यूज करते हैं। इसका उसमें बहुत अच्छा फंक्शन होता है। कफ, खांसी, अस्थमा, चेस्ट में पेन, शोल्डर और आर्म में, अगर किसी तरह का शोल्डर में फ्रंट साइड में
अगर पेन मिलता है तो LU1 LU2 मेन इसकी लोकेशन होती है, और यहाँ पे जैसे ही आप दबाते हैं तो पेशेंट उछल पड़ता है। जैसे ही आप इस पॉइंट को दबाएंगे, अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, उसका अगर आप शोल्डर आप चेक करना है तो आप LU2 को दबा के देखिए, LI15 को दबा के देखिए, ट्रिपल वार्मर 14 को दबा के देखिए, इनकी लोकेशन मैं आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप का पेन है। तो LU2 LU1 को जैसे आप दबाते हैं यहाँ पेन मिलता है, तो इन पॉइंट्स पे आप अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो शोल्डर का पेन और जो पेन रेडिएट कर रहा है आर्म में नीचे की तरफ, वो जो पेन है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं LU4 की। जो सेकंड पॉइंट लिया हमने LU4, ये ऑक्सीजन पॉइंट भी बोला जाता है इसको। अगर किसी व्यक्ति के ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहती है तो उसमें LU4 को हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ब्रोंकाइटिस, अस्थमा आदि प्रॉब्लम्स में, और इसके अलावा और भी अगर लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें ये काम करता है। ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करने से हमारी मेमोरी भी बढ़ती है। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, मेमोरी वीक होती जा रही है, तो अगर आप ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करेंगे तो आपकी मेमोरी जो है वो रिकॉल हो जाएगी। तो इसलिए आप LU4 को मेमोरी के लिए भी यूज कर सकते हैं। और अपर आर्म का, ये जो हमारा अपर आर्म है, इस पार्ट का कोई भी पेन है जो कि रेडियल साइड में जा रहा है बोन के, तो उसके लिए ये बहुत ही यूजफुल पॉइंट है। और उसके बाद में हम जाते हैं LU7 पे। LU7 मेन पॉइंट है रेस्पिरेटरी डिजीज का। सांस से संबंधित, लंग से संबंधित कोई भी समस्या हो उसके लिए LU7 स्पेसिफिक पॉइंट है। एक्यूट कफ में LU7 को सीडेट करते हैं। थ्रोट, अगर सोर थ्रोट है, थ्रोट में किसी तरह की तकलीफ है, तो उसके लिए भी LU7 को यूज करेंगे। नाक में किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शंस है, नेसल ऑब्स्ट्रक्शंस, कई बार डॉक्टर कहते हैं हड्डी बढ़ रही है या नेसल पोलिप हो रहा है, तो उसके लिए LU7 बहुत ही स्पेशल यूज में आने वाला पॉइंट है, इसलिए LU7 को उसको यूज करना चाहिए। एक्यूट पेन ऑफ हेड एंड नेक, अगर हेड में और नेक में एक्यूट कोई पेन हुआ है तुरंत, तो उसके लिए भी LU7 बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है। और रिस्ट जॉइंट का कोई पेन या रिस्ट जॉइंट में किसी तरह का कोई स्प्रेन आ गया, कोई मोच आ गई, तो उसके लिए भी LU7 बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आप LU7 को उसमें यूज कर सकते हैं। और सभी मेथड्स एप्लीकेबल हैं। मसाज करिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सीड यूज करिए, मैग्नेट यूज करिए, निडल यूज करिए, कुछ भी करें, मोक्सा भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज का जो हमारा चैप्टर है एनाटॉमी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेरिडियंस में लंग्स की मेरिडियन को आपको पढ़ाया। हो कि उम्मीद करता हूं कि आपको लंग्स की मेरिडियन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और कि कहाँ से कैसे गुजरती है, किस वे से गुजरती है, कहाँ से चलती है एक्चुअल, कहाँ तक पहुंचती है, और आगे कैसे लार्ज इंटेस्टाइन से लिंक करती है, वो पूरा मेथड मैंने आपको बता दिया। कोई क्वेश्चन आपका किसी भी तरह का हो, क्लास से रिलेटेड या पॉइंट से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग। सर अगर एस्थमेटिक कोई पर्सन है, उसे एस्थमेटिक अटैक आ रहा है, उसे खांसी हो ही जा रही है या सांस नहीं ले सकते हैं, तो LU7 पे हम मसाज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, LU7 पे मसाज कर सकते हैं। ठीक है सर। और आज कई मैंने जो बार
हाँ 3 जी, पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, LU4, LU7, LU1, तीनों ही हाँ जी, पॉइंट उसमें बहुत अच्छा आपको ट्रीटमेंट देंगे, रिजल्ट देंगे। ठीक है सर। और कई बार किसी को लगता है कि मुझे सांस ना कम आती है, तो तो ठीक-ठाक है पर्सन, मगर उसको लगता है कि मुझे सांस कम आती है, कि मेरे अंदर ऑक्सीजन कम जाती है, तो उसके लिए भी आपने जो आप LD4 LU4 ठीक है सर, थैंक यू सर। सर आपने बड़ा अच्छे से पढ़ाया, ये LU7 भूले, ये लॉन्ग मेरिडियम नहीं भूलेगी अब ज़िंदगी में। थैंक नहीं, यू सर। मेरिडियन तो मैं कोशिश करूंगा कि सारी आपको पढ़ाऊंगा तो आप कभी नहीं भूलें उसको। हाँ सर, पढ़ाया। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो। सर मुझे ना जैसे बहुत जल्दी कुछ भी खाती हूँ तो सर्दी, खांसी या कफ हो जाता है, तो इसमें से फिर ये सारे पॉइंट्स प्रेस करना है 1 2 4 7? बिल्कुल करना चाहिए। ओके सर, तो ये रेगुलर करना है सर? हाँ, रेगुलर करिए, दिन में 2 टाइम आप उस पे मसाज करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ओके सर। इस पे आप मसाज करें, जनरल मसाज करें या कोई सीड लगा के उसको छोड़ दें उस पे, तो कंटिन्यू उसको एक्टिवेट करता रहेगा, स्टिमुलेट करता रहेगा, वो भी आप कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन आगे कैसे बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा। आप एक बार सिंगल पॉइंट यूज करके देखिए, हर सिंगल पॉइंट अपने आप में एक यूनिक पॉइंट है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। जी सर। जी। सर आपने अभी जो LU4 बताया ना, उसकी ऊपर की लोकेशन और नीचे से नापेंगे एल्बो से तो समझ में आई, लेकिन बीच में किस जगह आएगा जहाँ पे दोनों स्किन मिलती हैं? नहीं, रेडियल साइड मैंने बताया आपको और फ्रंट साइड आ गया है ना, दोनों स्किन मिलती नहीं है, बॉर्डर लाइन पे नहीं जाना है। जी। बॉर्डर लाइन पे तो LU7 आएगा, LU4 तो आपका जो इंटीरियर पार्ट है वहां आएगा। ये जो फ्रंट का है ये वाला, ये आपकी क्रीज आ गई और यहाँ जी से जी। 4 सुन लेंगे, ये 3 सुन और फिर एक थंब से नापा 4 सुन और यहाँ आएगा आपका। इसको एक और तरीके से भी आप नाप सकते हैं, इस तरीके से घुमाइए और आपकी नोज जहां पे टच कर जाए उसमें आपका LU4 है। सर आज नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो सर वो थोड़ा बीच शुरू की मेरिडियन छूट गई है। कोई बात नहीं है, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है सर। वीडियो मिल जाएगी कल आपको, तो उसमें आप ठीक देखिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कल की क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक। जी सर, हेलो। हेलो। जी सर, मैं परशुराम बोल रहा हूँ सर। बाकी के पॉइंट वो महत्वपूर्ण नहीं है क्या? पॉइंट सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर हम एक एक पॉइंट को लेके बैठेंगे तो हमारी ट्रेनिंग 1 साल में भी खत्म होने वाली नहीं। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। बेसिक जो है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। जब आगे एडवांस कोर्स करेंगे तो उसमें आपको सभी पॉइंट्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। और कोई? और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहे? हेलो। जी हेलो। कैसे हैं सर? बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। एक चीज पूछना था, जो डाइवर्जेंट चैनल्स होते हैं वही लू कनेक्टिंग या जी क्लेफ्ट या ये चाले चैनल्स भी वही होते हैं? हाँ तो एक्चुअल मेरिडियन से डाइवर्ट हो रहे होते हैं, उसी से हाँ ही लू कनेक्टिंग वगैरह बनते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो दूसरी मेरिडियन की तरफ जो सेपरेट ब्रांचेस निकल रही हैं, जी। तो इसीलिए मैंने ये जो मेरिडियन का चैप्टर पे इतना फोकस क्यों किया,
वो इसीलिए किया गया कि ये मेरिडियन अगर एक बार पढ़ गए तो हमें सब पता लग जाएगा कौन सी ब्रांच कहाँ से निकली, कहाँ जी क्लेफ्ट हुआ, कहाँ पे लो कनेक्टिंग हुआ, कहाँ पे बैक शू फ्रंट शू पॉइंट हुआ। ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें बड़े क्लियर है। एक बार मेरिडियन क्लियर तो सब कुछ क्लियर, इसीलिए क्लासिक क्लियर होनी जरूरी है, ऑल क्लियर। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए क्लासिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बेओल में ये सारी चीजें कभी आती ही नहीं है तो क्लियर होंगी ही नहीं। हाँ बिल्कुल, आपको इजी पता ही क्लेफ्ट नहीं क्यों लगेगा। यूज करते हैं, लू कनेक्टिंग क्यों यूज करते हैं, लू कनेक्टिंग कौन सा पॉइंट है, क्यों है, उससे क्या होगा। कह रहे ना कि कई बार आता है कि अगर एनर्जी को शिफ्ट करना है, लंग्स की एनर्जी एक्सेस हो गई और उसको एलआई में शिफ्ट करना है, तो कौन से पॉइंट से करेंगे? एक्चुअल में तो करते तो एनर्जी को शिफ्ट ही है, कोई एनर्जी जनरेट थोड़ी ना करते। किसी में रेडियन में ज्यादा हो रही है, किसी में कम हो रही है, तो पॉइंट से ही तो शिफ्ट करते हैं एनर्जी का तो आप रूप परिवर्तित कर सकते हैं, बस। लेकिन उसको आप ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसको जनरेट कर सकते हैं। तो हाँ, वो अभी इसमें चेंज। बड़ी क्लियर बात आपने कह दी, सब लोगों के एकदम समझ में भी आ गई होगी। और बाकी आगे पढ़ने की बात है कि अगर आपको लंग्स में एक्सेस है एनर्जी और आपको उसको दो तरीके हैं, या तो आप उसको डायरेक्ट सीडेट करो या फिर आप उसको ट्रांसफर करो। अगर आपको लगता है लार्ज इंटेस्टाइन में एनर्जी डेफिशिएंट है, कम है, तो आप उसको ट्रांसफर कर दो। तो ट्रांसफर करने का पॉइंट कौन सा? वही जिससे सेपरेट ब्रांच निकल के एलआई हो गई, वही से। तो पॉइंट आपको मिल गया LU7। इसीलिए तो क्लासिक जरूरी है, इसीलिए क्लासिक जरूरी है मेरा। नहीं मेन तो जो बेओल में पता ही नहीं होता है कि कहाँ से ब्रांच निकल रही है और ये लू कनेक्टिंग क्यों है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो लोग अभी प्रैक्टिस में हैं और जो या आगे करने वाले हैं, वो इन क्लासेस को जब सुनेंगे और आगे जैसे जैसे एक एक पन्ना मैं खोलता जाऊंगा, आपको ये सारे राज मिलते जाएंगे। वही तो जरूरी है, हाँ, ये राज जो कहीं खुलते ना कहीं जाएंगे। रह गए हैं। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं क्या हर जगह रह गए। एक्चुअली अमित जी, ये हर जगह रह गए हैं। आपने भी फेस किया है, मैंने भी बहुत अच्छे से फेस किया था। और मैंने देखा है कि लोग इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं कि क्या, मतलब शुरू की बात में आपको मेरा एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि जब मैंने लंग्स की मेडिसिन को पढ़ा, पहले मैंने उसको स्टैंडर्ड पे बेओल पे पढ़ा, फिर मैंने उसको क्लासिकल में पढ़ा किसी बुक में, तो मुझे मिला कि लंग्स की मेडिसिन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो मैं सोचता, क्या लंग्स की मेडिसिन यहाँ से चलो चली, थोड़ा बहुत लंग्स के क्लोज है। फिर एलआई की मेडिसिन आ गई, तो एलआई की मेडिसिन इंडेक्स फिंगर से चली और नोज के अल्लाह नसाई के पास जाके यहाँ पे फिनिश हो गई। इसने एलआई को तो कहीं कनेक्ट ही नहीं किया। फिर फिर ये एलआई एलआई क्यों है? फिर एलआई क्यों? भाई, तो ये बड़ा मेरे लिए बहुत इरिटेट करने और वाला दूसरा क्वेश्चन। ये भी हो जाता है कि ये इसका पार्टनर कैसे है, ये पार्टनर ऑर्गन के संग में है पार्टनर क्यों? मेरिडियन है तो कैसे है, क्यों? हाँ बिल्कुल, क्यों कहाँ इसका से पास, कनेक्ट है, कहाँ से कहीं ना कनेक्ट कहीं है? कनेक्ट है तभी तो पार्टनर हो रही है। तभी ये सारे के सारे कनेक्शंस जब आपके सामने आ जाएंगे, तब आपके लिए ट्रीटमेंट करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मेनली तो आपको, एनर्जी ट्रांसफर करना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। बिल्कुल। तो अगर ज्यादा एनर्जी है तो पेन है, कम हम्म एनर्जी है तो आदमी सुस्त है, तो बिल्कुल ज्यादा से आप, कम में भेज दो, दोनों सुस्त, दोनों मस्त हो जाएंगे। और तो हमें उसको बस ट्रांसफर करना है, बड़ा एकदम बहुत ही इजी। मेरा प्रयास ये है कि मैं इसको बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊं। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह की क्लासेस का। नहीं नहीं, बहुत, सही, बिल्कुल सही करा रहे हैं। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि ट्रैक एकदम क्लियर कर दिया जाए, ट्रैक एकदम क्लियर कर दिया जाए, सब लोग इसको संग में समझें। एक और चीज करिएगा, जो इसमें हम लोगों के एलिमेंट्स पॉइंट है ना, 5 एलिमेंट्स, जी। उन पॉइंट्स को भी संग में लीजिए, ताकि कौन से एलिमेंट से प्रॉब्लम हो रही है कि उसको हम कौन सा कलर या कौन सा वो दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं। जैसे लंग्स मेरिडियन में ड्राइनेस के लिए अगर हमें देना है, या एक्सेस वाटर कंडीशन में हमें देना है, एक्सेस मॉइस्चर है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग वो पता होगा कि कौन से पॉइंट को देना है। नहीं, वो बात आपकी अमित जी एकदम सही है, लेकिन ये बड़ी कुछ एडवांस लेवल की बातें होगी। अभी मैं हाँ, ये चीजें फेस कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ कॉल्स भी आ रही हैं कि सर ये तो ऊपर से निकलता जा रहा है। आपने भी देखा होगा
कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स थे, जो डेली के जो पार्टिसिपेंट्स दिखाई देते थे, वो 35 से लेके आज 16 पे आ गए, है ना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऊपर से भी जा रहा होगा। नहीं, वो एक्चुअली बहुत सारे इसलिए चले गए होंगे ना, वो एनाटॉमी लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। एनाटॉमी वही पढ़ना चाहता है ना जो उस चीज को फेस कर चुका है, उसको पता है कि एनाटॉमी यूज कहाँ होनी है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को पता है कि एनाटॉमी का यूज है, बिना उसके आप एक्चुअल क्लासिक पे काम ही नहीं कर पाओगे। विदाउट एनाटॉमी आप कुछ नहीं कर सकते। वही तो, बियोल पढ़ के खाली आप किताब से देख के, प्रोटोकॉल्स को देखकर आप वो लगा सकते हो, लेकिन एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं होता उससे। आपके सामने जब रिपोर्ट्स आएंगी तब आप क्या करोगे? वही तो, आपको पता ही नहीं होगा कि ये कहाँ की प्रॉब्लम बता रहा है। बिल्कुल सही बात है। तब आप उस सीन में आप क्या करोगे? अगर आपके सामने एक्सरे आ गया तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें एक्चुअली फ्रैक्चर है कि नहीं है? जब आपको स्ट्रक्चर एक्चुअल पता होगा तभी तो आप देख पाओगे कि इसमें ये हेयरलाइन दिख रही है या आपने अपने मन से सोच ली है। बिल्कुल, मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में, जो स्कल का जो पार्ट है, फेस का और क्रेनियल का, उसकी जो बोन्स हैं वो सिलाई के वो तरीके सब से ऐसे ही लगती हैं जैसे सब क्रैक्ड हो। देखने में यूँ लगता है कि ये तो क्रैक्ड है, ये तो फ्रैक्चर है। हाँ, जब तक आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है कि आपका ज़ाइगोमेटिक है, ये ज़ाइगोमेटिक बोन है, ये आर्च है, यहाँ पे एक स्टिचर बन रहा है, यहाँ पे एक स्टिचर बन रहा है, तो ये अगर ओरिजिनल आपको पता होगा तभी आप डिफरेंस कर पाएंगे। एग्जैक्ट में जब सही चीज पता होगी तभी तो आप गलत डिफरेंशिएट कर पाओगे। बिल्कुल, तभी आप गलत डिफरेंशिएट कर पाओगे। एकदम सही बात है। ये बात तो सही है, तभी हो सबसे पहले पाएगा काम। वही सीन ईसीजी का, ईसीजी अगर आपको नॉर्मल ईसीजी देखना आती है तभी आपको पता लगेगा कि इसके तभी जो एरर दिखेगी कहाँ पर एरर आ रही है। ऐसे नहीं पता लगेगा। वही सेम ऐसे तो सब एक सी ही लगेंगी। सबसे पहले आपको एक्चुअल क्या है वो पता होना जरूरी। करेक्ट वाला पता हो तभी डेविएशंस पता चलते हैं। बिल्कुल। और जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उसके सामने जैसे आपने तुरंत क्लिक किया कि हाँ ये लो कनेक्टिंग पॉइंट कैसे आया, तो सारी बातें एकदम सीन क्लियर हो जाता है। तभी ये चीजें क्लियर होंगी ना कि कौन से पॉइंट से हमें एनर्जी ट्रांसफर करनी है। नहीं तो अभी तो क्या है, एनर्जी उस पर ज्यादा है, सिडेट कर दो, तो सिडेट अगर हम कर भी रहे हैं तो एनर्जी तो ट्रांसफर ही हो रही है। बिल्कुल, किस पॉइंट से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा हमारा काम। तुरंत होगा, हाँ, 10 सेकंड में काम हो जाएगा। यही चीजें तो जाननी जरूरी है ना कि इस पॉइंट को यूज इस पार्ट के लिए करो तो फायदेमंद है, जल्दी हो जाएगा काम। जो प्रोटोकॉल्स बनते हैं वो उसी बेसिस पे तो बनते हैं कि कहाँ से एनर्जी किस उसमें ट्रांसफर करानी है। बिल्कुल सही बात है। ये एक्चुअली जब मैंने टीईएम वाला किया वहां क्लियर की गई थी, तब मुझे ये चीजें क्लियर हुई कि कहाँ पॉइंट से क्यों कर रहे हैं वो चीज। क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि पॉइंट्स तो सारे हैं हमारा, हमने जैसे पढ़ा लंच यहाँ से चलता है, यहाँ पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है, सब होता है, बट किसी भी पॉइंट पे फिर तो हम कुछ भी लगा दें तो पूरे में ट्रांसफर हो रहा है ना। तो किस पॉइंट पे लगाएं जिससे फायदा होगा, किस पे लगाएं तो नहीं होगा। बिल्कुल, तो ये सब चीजें क्लियर होती हैं। वही चीज है ना, मेरिडियंस में आपको आगे से आगे मिलेगी। अब ये मिडिल चियाओ से, मिडिल वार्मर से स्टार्ट हुई तो क्यों हुई, ये भी आपको इसमें मिल जाएगा कि मिडिल वार्मर से क्यों चला और कहीं से क्यों नहीं चली है। तो ये क्वेश्चन मार्क जब तक आपके माइंड में नहीं आएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ पूछो, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं, आपने पढ़ने के लिए मुझे उसी दिन मजबूर कर दिया था जिस दिन हम लोग वहां मिले थे। तो ये लंग्स मेरिडियन कहाँ से चलती है, क्यों चलती है, तब से मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं बहुत सारी चीजें पढ़ डाली इस चक्कर में मैंने। नहीं, बहुत अच्छा है। क्योंकि मोटिव यही है ना कि एक्चुअलिटी, ये चीज मुझे भी नहीं पता थी कि क्यों हो रहा है ऐसा, बट कहीं से मुझे आंसर भी नहीं मिल रहा था। आपके क्वेश्चन से ही मुझे आंसर मिल गया कि अब मुझे ये पार्ट ऐसे ढूंढना है, सब मिल गया फिर। बिल्कुल सही बात है। देखिए मेन चीज यही है कि भी आज इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और फिर अगर हम लोग हमारी ही कम्युनिटी को बढ़ाने में अगर कोई हमारा योगदान नहीं है, ठीक है, तो फिर हमारे इस काम करने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। नहीं, हमने देखा है एक्चुअली जो हम लोगों में लोग हैं वो सब एक्चुअलिटी पे काम ही नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं है चीजें क्यों हो रही हैं।
रट के प्रोटोकॉल के पीछे भाग के उन्होंने सब स्पॉइल कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लोग प्रोटोकॉल ढूंढते हैं, एक प्रोटोकॉल होता ही नहीं है कुछ भी। तुमको ये पता हो कि कहाँ से एनर्जी को कैसे ट्रांसफर करना है, बस वही प्रोटोकॉल है। आप खुद बनाओगे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ सबको प्रोटोकॉल चाहिए बस, कि इस बीमारी का ये प्रोटोकॉल, अरे वो एक बीमारी का नहीं, वो 20 बीमारी का प्रोटोकॉल वो अकेला ही है, अकेला है। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं। अलग अलग है। एक्यूप्रेशर में हम लोगों का यही तो फायदा है, बीमारियों सेम है, सारे बुखार सेम है, सारे वायरल सेम है, बट सबके नाम अलग अलग है। तो नाम अलग हम लोगों की लैंग्वेज में है ही नहीं, हम लोगों के लिए तो सब सेम है। बिल्कुल सही बात है। ये वो चीजें जाननी हम लोगों को इसीलिए जरूरी है कि हम लोगों को काम जो करना है वो एक्चुअलिटी पे करना है, कि कैसे उस चीज को हमें ट्रांसफर करना है बस। हाँ, सबसे पहले तो रूट कॉज पे कोई नहीं जाता। हाँ ठीक है, जब तक हम लोग उस रूट पे क्यों हुआ, ये सबसे पहली चीज है। हो गया, बुखार आ गया, मान लिया तो बुखार आ गया, लेकिन क्यों आया? अगर कोई फोड़ा हो गया, ठीक है, फोड़ा हो गया, लेकिन क्यों हुआ? उस पे जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। आज मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है और उसके नोस्ट्रल पॉलिप है, नाक के अंदर से एकदम पॉलिप बढ़ गया, कोई मांस बढ़ गया है, तो हम ट्रीटमेंट LI20 पे भी दे सकते हैं। ठीक है, LI4 LI1 भी दे सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट का रूल भी लॉस तो सभी चीजों के हैं, फर्स्ट एंड लास्ट वाला भी दे सकते हैं, LI4 भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं, बहुत सारे हैं। बट हमारे लिए जरूरी है कि कौन सा पॉइंट उसके क्लोजेस्ट वर्क करेगा, वो फास्ट करेगा। हाँ, जब हम उसके उस रीजन पे पहुंच जाएंगे भी ये क्यों आया, तब हम उसको बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ठीक कर पाएंगे, बहुत जल्दी। अभी पीछे एक केस आया था मेरे पास, किडनी स्टोन का, रिनल स्टोन था। और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा था, जब मैं शुरू में पढ़ना शुरू करता था तो मैं जहाँ था देखता था लोग टोनिफिकेशन नहीं करते हैं, सिडेशन करते हैं। तो एक दिन 90% करते हैं। हाँ, तो एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, तो जिससे मैंने पढ़ना शुरू किया तो उनसे पूछ लिया मैंने, तो उन्होंने एक बहुत क्लियर सा फंडा बताया जो सबके समझ में भी आया। कंस्ट्रक्शन करने में आपको टाइम लगेगा, डिस्ट्रक्शन करने में टाइम नहीं लगेगा। तो डिस्ट्रक्शन जल्दी हो जाता है, इसलिए आप उसके टोनिफिकेशन किए गए सिडेशन पॉइंट यूज करोगे तो जल्दी फायदा हो जाएगा। पेशेंट को क्या चाहिए? जल्दी फायदा, उसको तुरंत बेनिफिट चाहिए। हाँ, इसलिए सिडेशन यूज करते हैं सब। सही है, लेकिन जल्दी हो जाता है। एक चीज जो कहते हैं ना कि आइंदा नहीं होगा, वो टोनिफिकेशन। हाँ, वो एक्चुअल प्रॉब्लम तभी दूर होगी जब आप टोनिफिकेशन करके ऑर्गन को वाकई में टोन कर देंगे। नहीं तो आप सेडेट करके उसकी प्रॉब्लम टेम्परेरी दूर करते हैं, लेकिन परमानेंट दूर नहीं होती उससे। ये चीज मैंने प्रैक्टिकली देखी है। एक बार होता है कि लगता है कि ठीक हो गया, लेकिन फिर वो रिकरेंट हो जाता है। हाँ, फिर वो रिकरेंट हो जाता है। कई बार शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा होता था, बड़ी बीमारियां यूं लगता था कि कर दिया, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद आ गई, फिर शुरू हो गया। ये मेरे साथ भी बहुत हुआ। फिर मैंने इस फॉर्मूले को चेंज किया, हमने इनिशियली उसको टोन कर दो, सेडेट कर दो, जिससे कि उसको टेम्परेरी आराम मिल जाए, फिर धीरे धीरे करके टोन करके उसको वाकई में सही करो, तब वो सही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ओम मनीषा। हाँ सर प्रणाम, मुझे एक चीज पूछनी थी जी। मैंने SP10 लगाया है ओरिजिनल पे, क्या ये सही है कि गलत है? SP10 जो आपने लगाया है ये सही नहीं है। हाँ, आपने पटेला से कितना ऊपर लिया? यहाँ से ना पटेला से 2 चुन ऊपर आएगा। 2 चुन, हाँ 2 चुन ऊपर लेने के बाद में इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में और ले लो, मीडियल साइड में, सॉरी, अंदर की साइड में। यहाँ पे पिक्चर क्लियर करिए। अभी एक सेकंड, हाथ हटाइए आप अपना। ये जहाँ पे आपका पहले था ना, हाँ
वहां ये इसी सीध में उससे नीचे ले आइए, बस उठाइए इस मैग्नेट को। यस, हाँ, ओके ये SP10 आ जाए। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना हो? जिस तरीके से आज अमित जी ने बात करी, अगर हम लोगों ने कुछ पढ़ा होगा तो हमें समझ में आएगा, अगर हमने नहीं पढ़ा होगा तो हमें समझ में नहीं आएगा। इस बात को गांठ बांध लें। स्टूडेंट्स कितने हैं नहीं है मैटर नहीं करता है, मेरे लिए मैटर ये करता है कि अगर एक भी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ गया तो मेरा काम सिद्ध है, मेरा काम सिद्ध है। मैं जो चाहता था वो मैंने कर दिया। और मैं ये सारे के सारे जो लोग छुपा के रखते हैं वो सारी फाइलें ओपन करते जा रहे हैं। आप खुद समझ जाएंगे कहाँ क्या है, ये क्यों है। आपने पढ़ा होगा बहुत बार लो कनेक्टिंग पॉइंट, जैसे अभी बात कर रहे थे, जी क्लेफ्ट पॉइंट अभी बात कर रहे थे, है ना? तो इस तरह के जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, क्यों वो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, वो आप मेरिडियंस के थ्रू बड़े आराम से समझ जाएंगे। एक बार सिर्फ आप पाथवे समझिए और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।